नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। दोपहर के 12 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। बात करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल की, जहां पर अब सियासी लड़ाई डराने और धमकाने और साथ ही हिंसा पर आ गई है। मालदा में एसआईआर को लेकर चल रहे बवाल के बीच साउथ 24 परगना से टीएमसी लीडर का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में टीएमसी नेता अपने विरोधियों को धमका रहे हैं, वोटर्स को भड़का रहे हैं। टीएमसी नेता हाफिजुल मुल्ला कह रहे हैं कि 4 मई को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद मैं विरोधियों पर स्टीम रोलर चला दूंगा। पश्चिम बंगाल पुलिस ने टीएमसी नेता और देवली ग्राम पंचायत के प्रधान हाफिजुल मुल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इलेक्शन कमीशन के अधिकारी के मुताबिक टीएमसी नेता पर दक्षिण 24 परगना जिले के जिमतला में अपने विरोधियों और उनके समर्थकों को सरेआम धमकी देने का ये आरोप लगा है। टीएमसी नेता का पूरा बयान आपको हम सुनाते हैं। নল চালাবার চেষ্টা করছে। আমাদের 29 তারিখ ভোট এবং 14 মে গণনার সন্ধ্যার পর থেকে তাদের উপরে স্টিম রোলার চলবে। আমরা খোলা আকাশের নিচে বলে যাচ্ছি, কারণ এলওআই আমাদের জিততে হবে। এলওআই বাইলের পাশে দাঁড়াতে হবে। এখানে বেঈমান বিশ্বাসঘাতকতা করে করবে, নল চালাবার চেষ্টা করছে। আমাদের 29 তারিখ ভোট এবং 14 মে গণনার সন্ধ্যার পর থেকে তাদের উপরে স্টিম রোলার চলবে। আমরা খোলা আকাশের নিচে বলে। तो आपने यहां पर हाफिजुल मुल्ला को सुना, जो टीएमसी के नेता हैं, जो धमकी दे रहे हैं। एक बार फिर से इस धमकी को सुनिए और समझिए कि किस तरह का माहौल इस वक्त बनाया जा रहा है। নল চালাবার চেষ্টা করছে। আমাদের 29 তারিখ ভোট এবং 14 মে গণনার সন্ধ্যার পর থেকে তাদের উপরে স্টিম রোলার চলবে। আমরা খোলা আকাশের নিচে বলে যাচ্ছি, কারণ এলওআই আমাদের জিততে হবে। এলওআই বাইলের পাশে দাঁড়াতে হবে। এখানে বেঈমান বিশ্বাসঘাতকতা করে করবে, নল চালাবার চেষ্টা করছে। আমাদের 29 তারিখ ভোট এবং 14 মে গণনার সন্ধ্যার পর থেকে তাদের উপরে স্টিম রোলার চলবে। আমরা খোলা আকাশের নিচে বলে। और बंगाल में नेताओं की इन्हीं धमकियों के चलते चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव रिजल्ट के बाद भी पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी। बताया जा रहा है कि जिस तरह 2021 में चुनाव रिजल्ट के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई थी, उसे देखते हुए चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने तय किया है कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 500 कंपनियां 4 मई के बाद भी बंगाल में तैनात रहेंगी, ताकि चुनाव नतीजे आने के बाद हिंसा की कोई आशंका ना रहे। इसके अलावा चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट के आरोप में एक ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया है और चीफ सेक्रेटरी को अफसर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा पुलिस में सुरक्षा में चलने वाले तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की नए सिरे से समीक्षा की जाएगी। जिन्हें किसी तरह की कोई खतरा जिन्हें नहीं है, उनको सुरक्षा ना भी मिल सकती है, सुरक्षा हटाई जा सकती है। अब पश्चिम बंगाल के डीजीपी को निर्देश दिया गया है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर निष्पक्ष और समान रूप से इसकी कड़ी समीक्षा करें। और हमारे साथ संवाददाता ओमकार जुड़ गए हैं। ओमकार, सबसे पहले उस वीडियो का जिक्र कर लेते हैं जिस वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि हाफिजुल मुल्ला किस तरह से धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया, विरोध किया है, उनके ऊपर स्टीम रोलर चलाया जाएगा। अब ये इलाका बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी का पूरा इलाका माना जाता है, दक्षिण 24 परगना, जहां पर सीटें भी करीब 30 हैं। तो ये टीएमसी के गढ़ में अब खौफ किस बात का है टीएमसी के लीडर को? क्या समीकरण कुछ बदल रहे हैं वहां पर? देखिए, समीकरण बदल धीरे धीरे रहा है बंगाल के चुनाव में, और इसी वीडियो को सामने आने के बाद ये भी स्पष्ट हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस ये इस बात से डरे हुए है कि कहीं ये जो मुस्लिम वोट है, ये मुस्लिम वोट बांट ना जाए। तो इसके लिए अलग अलग जगह पे, जैसे कि देखा जा रहा है, कुछ वीडियो भी सामने आ रहा है। जैसे कि इस हाफिजुल मुल्ला का वीडियो सामने आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि 29 तारीख को चुनाव है और 4 तारीख को मतगणना है। तो इससे भी जो लोग इनको वोट नहीं देंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा। तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगातार ये मतलब धमकियां जो है वो धमकियां दी जा रही है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये हाफिजुल मुल्ला जो है तृणमूल कांग्रेस के समर्थक, इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस डरी हुई नजर आ रही है। ऐसे ही बीजेपी का आरोप है, और बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस कहीं ना कहीं डरे हुए है, क्योंकि मुसलमान जो वोट है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे ही बीजेपी का कहना है। तो
तो कहीं ना कहीं साउथ 24 परगना में क्या तृणमूल कांग्रेस डर के वजह से ऐसे मैसेज दे रहे, यही सवाल लगातार पैदा हो रहा है। ओंकार, क्योंकि दक्षिण 24 परगना में सबको पता है कि यहां पर दबदबा अगर किसी का है टीएमसी के अलावा तो यहां पर फुरफुरा शरीफ का है। फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी का अच्छा खासा यहां पर फॉलोअर्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी को देखा जाए, वो तो लगातार नॉर्थ बंगाल में इस वक्त प्रचार कर रही है, वो भी इसी तरह के ही बयान दे रही हैं, लोगों को कहीं ना कहीं वो धमका रही हैं, या आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश कर रही हैं कि अगर उनके साथ लोग नहीं आते हैं तो आगे क्या हो सकता है। तो हम एक बार फिर से बात करेंगे। जो दक्षिण 24 परगना की अब तस्वीर देख रहे हैं, हाफिजुल मोल्ला जो टीएमसी के नेता है, जो कह रहे हैं कि अगर 29 तारीख को यहां पर लोगों ने वोट नहीं किया टीएमसी को और 4 तारीख को रिजल्ट आता है, उसके बाद उनकी सरकार आएगी, दावा कर रहे हैं। तो जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया, वोट नहीं दिया, उनके खिलाफ वो क्या करेंगे, स्टीम रोलर चलवाएंगे उनके ऊपर। अब साउथ 24 परगना में टीएमसी नेता ने धमकी दी है, तो बहरमपुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दूसरी पार्टी के चुनावी कैंपेन के दौरान हमला कर दिया। बहरमपुर में अधीर रंजन चौधरी के चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप है। कांग्रेस के उम्मीदवार आज सुबह बहरमपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 में चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे। इस समय इलाके में तृणमूल कांग्रेस के पार्षद भीषम देव कर्मकार की अगुवाई में कार्यकर्ता और समर्थकों का एक ग्रुप आ गया। इस बीच टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अधीर रंजन चौधरी का रास्ता रोक दिया। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हो गई। कांग्रेस का दावा है कि उनके चुनाव कैंपेन में प्लान तरीके से हमला किया गया है। तृणमूल पार्टी के कुछ कुत्तों ने हमें रुकने का कोशिश की। इतने चुनाव आयोग, इतने सारे केंद्रीय बल, फिर भी ये तृणमूल पार्टी की ओर से ये घिनौने काम ये करते जाएंगे। एक बार हमारे साथ ओंकार जुड़ गए हैं। ओंकार, पहली चीज तो जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि ममता दीदी भी इसी तरह की धमकियां दे रही हैं, दूसरी तरफ अब बहरमपुर की तस्वीर देख रहे हैं। अब कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ टीएमसी के कार्यकर्ता अब उनके साथ झगड़ा कर रहे हैं या फिर हमला कर रहे हैं उनके ऊपर, जबकि सबको पता है कि बहरमपुर की जो सीट है, जो विधानसभा की सीट है, उसमें तो बीजेपी बहुत स्ट्रांग है। पिछली बार बीजेपी ने यहां पर बाजी मारी थी, लेकिन इस बार क्या डर सता रहा है यहां पर टीएमसी को अधीर रंजन के उतरने से, या पूरे इलाके में क्या डर पैदा हुआ है टीएमसी के लिए? देखिए, जब से उम्मीदवार का नाम आया है कांग्रेस का और कांग्रेस की तरफ से जब देखा गया है कि अधीर रंजन चौधरी इस जगह पे से उम्मीदवार बने हैं, तब से तृणमूल कांग्रेस के जो प्रचार है और भी जोरों शोरों से किया जा रहा है। क्योंकि ये जो सीट है बहरमपुर सीट, ये बहरमपुर सीट काफी टफ मानी जाती है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस भी इस पर जीत हासिल करना चाहते हैं। उसके अलावा बीजेपी का जीता हुआ सीट है ये, और अधीर रंजन जब से इस उम्मीदवार बने हैं तो ये तृणमूल कांग्रेस के लिए और भी ज्यादा सख्त बन गया है। तो इस वजह से देखा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से प्रचार लगातार बढ़ाया गया है। तो आज जैसे कि सुबह जब अधीर रंजन चौधरी 19 नंबर वार्ड पे प्रचार कर रहे थे, तो एक छोटी सी गली से गुजरते हुए वो मेन रास्ते तक जब पहुंच रहे थे, उसी वक्त तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के कर्मी समर्थक आमने सामने आ गए, और आमने सामने आते हुए देखा गया कि हाथापाई तक हो गया। तो उसके बाद जैसे कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये कहना है कि ये कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले हाथापाई किया गया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अधीर रंजन चौधरी उस वक्त मौके पे मौजूद थे, तो उनके ऊपर लगातार ऐसे टिप्पणी करते गए तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, तो उसी बीच हाथापाई का माहौल बन गया। तो काफी ज्यादा माहौल गर्मा गया। उसके बाद सीआरपीएफ उस वक्त मौजूद थी इस इलाके में और अधीर रंजन चौधरी को उस जगह से निकाला गया। तो ये जितने भी चुनाव करीब आ रहा है, लगातार अलग अलग हिस्सों में ऐसे छोटी मोटी हिंसा का खबर लगातार बंगाल से आती हुई दिख रही है। जी, तो जैसा कि हमें बता रहे हैं कि ओंकार की इस वक्त बहरमपुर में जो डर है टीएमसी के लिए, वो है अधीर रंजन चौधरी, क्योंकि उनका अच्छा खासा पूरे इलाके में दबदबा है। हालांकि पिछली बार लोकसभा में चुनाव हार गए थे, लेकिन उनकी जो मुस्लिम समुदाय है या कांग्रेस के आप कह सकते हैं अच्छी खासी एक पैठ है। ऐसे में टीएमसी को खतरा है कि एक तरफ जहां पर हुमायूं कबीर हैं, ओवैसी हैं, और तीसरी तरफ साथ में आ गए अगर सीपीएम और ये कांग्रेस, तो उनके वोट में बिखराव हो सकता है। इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। बहरहाल मालदा में क्या हुआ उसका भी हम जिक्र करते हैं। बंधक के मामले में एनआईए की जांच और तेज हो गई है। एनआईए की 3 टीमें इस वक्त मालदा में बंधक कांड को लेकर जांच कर रही है। 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को बंधक बनाने का जो मामला सामने आया था, उसके बाद बीडीओ ऑफिस में बुधवार को क्या हुआ था, इस सब का सबूत जुटाने के लिए एनआईए की टीम आज दोबारा मोथाबाड़ी में बीडीओ ऑफिस जाएगी, जहां पूरे मामले को एक बार फिर से रिक्रिएट करके तफ्तीश शुरू होगी।
आपको बता दें कि इससे पहले कल भी एनआईए की टीम बीडीओ ऑफिस जाकर जांच कर चुकी है। एनआईए की 40 सदस्यीय टीम कल से ही मालदा में डेरा डाले है। एनआईए ने मामले में जांच के लिए 3-3 अलग टीमें बनाई हैं ताकि ये तीनों टीमें अलग अलग जगहों पर जाकर जांच को कर सकें और सोमवार तक ये रिपोर्ट आगे सौंप सके। मोथाबाड़ी ब्लॉक डेवलपमेंट दफ्तर पर एनआईए की टीम फिर से एक बार पहुंच गई है और कल देर रात तक इसी जगह पर एनआईए की एक टीम लगातार जांच पड़ताल करते रहे। आज फिर से एक बार एनआईए की टीम बीडीओ ऑफिस पे पहुंचा है और जैसे कि इस जगह को मुआयना कर रहे हैं। इसके अलावा उस दिन कौन कौन किस किस को बुलाया गया था एसआईआर के कामकाज के लिए, वो सब लिस्ट जो है वो लिस्ट निकाले जा रहे हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा जो है उनको खंगाले जा रहे हैं और इसके अलावा जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचे थे वो किस वक्त पहुंचे थे, किस वक्त वो घेराव हुए थे, सभी के जांच पड़ताल जैसे किया जा रहा है। उसके अलावा जो उस दिन रेस्क्यू करने वाला पायलट वैन था, यानी कि 7 जजों को जहां इस जगह पर बंधक बनाने के बाद देर रात में जब इस जगह से निकाला गया और वो जो पायलट कार के जो ड्राइवर थे उसके साथ साथ जो पुलिस अधिकारी थे उनको भी आज एनआईए की तरफ से बुलाया गया है। उनको भी पूछताछ किया जाएगा कि उस वक्त हालात कैसे बने हुए थे, इस इलाके के कितने लोग थे, क्या उन्हें कहां पर रोका गया, ये सभी जांच पड़ताल जैसे किया जा रहा है। दूसरी तरफ एक एनआईए की दूसरी टीम पुलिस थाने पे भी पहुंचे हैं। पुलिस थाने में पहुंचते हुए वो एफआईआर कॉपीज जितने हैं उस कॉपीज को खंगाल रहे हैं और इसके अलावा उस समय कौन कौन ड्यूटी पे मौजूद थे इसके सब जायजा लिया जा रहा है। इसके अलावा सूत्रों के हवालों से जो खबर मिल पा रही है कि इस कांड के मास्टरमाइंड जो है मुफक्करुल इस्लाम, उन्हें भी आज एनआईए अपनी हिरासत में ले सकती है और हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है कि वो एग्जैक्टली उसका मकसद क्या था, वो कब कहाँ पहुंचे और किस तरीके से वो जो भड़काऊ भाषण दे रहे थे वो उसके पीछे कौन है। ये सब जांच पड़ताल के लिए एनआईए अपने हिरासत में आज मुफक्करुल इस्लाम को अपने हिरासत में ले सकती है। मालदा बंधक कांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। मालदा बंधक कांड के मुख्य आरोपी मुफक्करुल इस्लाम को एनआईए आज अपनी कस्टडी में ले सकती है। अब मुफक्करुल इस्लाम को कल बागडोगरा एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो बेंगलोर भागने की कोशिश कर रहा था। अब इसके बाद कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड पर पुलिस कस्टडी में उसे भेज दिया है। मुफक्करुल इस्लाम अभी बंगाल पुलिस की कस्टडी में है। तो बंधक कि इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है मुफक्करुल इस्लाम, उसको एनआईए अपनी कस्टडी में ले सकती है। उसके बाद उससे पूछताछ हो सकती है कि आखिरकार किस वजह से इस तरह के भड़काऊ बयान उसकी ओर से दिए गए। हमारे साथ ओंकार जुड़ गए। ओंकार, एक तो है कि ताजा अपडेट आपके पास क्या है, इस वक्त एनआईए की टीम कहां पर क्या कर रही है, दूसरा है ये वो शख्स मुफक्करुल इस्लाम, इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है, क्या एनआईए अब इसको अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू करने जा रही है या कस्टडी में ले चुकी है? अमित, सबसे पहले मैं विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। हम लोग इस वक्त है मोथाबाड़ी बीडीओ ऑफिस के बाहर, जहां पर यहाँ पर देखा जा रहा है एनआईए की टीम छोटी छोटी हिस्सों में बट चुका है और छोटी छोटी हिस्सों में बटकर ये जो स्थानीय दुकानदार है दुकानदारों से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि विजुअल में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक दुकान है, इस दुकान पे एनआईए के 2 अधिकारी पहुंचे हैं और 2 अधिकारी पहुंचते हैं उस दिन का घटना के बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं। यानी कि बुधवार को आखिर हुआ क्या था, उस दिन कब यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए, कब यहाँ पर लोग पहुंचे, पुलिस कितना था, ये सारी बात जो है वो बात जानने की कोशिश इस वक्त एनआईए के जरिए किया जा रहा है। यहाँ पर अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगहों पर एनआईए की टीम छोटी छोटी हिस्सों में बंटते हुई अलग अलग जगह पे पहुंच रही है, दुकानदारों से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले जैसे कि देखा गया था ये जो स्थानीय दुकानदार है, इन दुकानदार से भी बातचीत किया था एनआईए के अधिकारी। उन्होंने क्या पूछा आपसे, एनआईए के जो टीम यहाँ पर पहुंचे थे? पूछा उस टाइम कहाँ पे थे? अच्छा। उस टाइम हम दुकान में थे, ज्यादा भीड़ नहीं था, थोड़ा कम भीड़ था। उस बाद में भीड़ ज्यादा हो रहा था, इसलिए बंद करके मैं तो घर चला गया। घर आने के बाद देख रहा हूँ मेरा यहाँ पे टूटा हुआ है। अच्छा, क्या पूछा आपसे? किस लिए हट्टगोल हुआ था? अच्छा। तो एसआई के लिए जो जिसका नाम डिलीट हो चुका है ना, इसलिए वो पूछ रहे। तो जो जज साहब था, बीडीओ ऑफिस के जो कर्मचारी था, सब अंदर में फंसा हुआ था, बाहर नहीं निकल रहे थे। बहुत रात में निकला है, उसके बाद घर में जाके न्यूज देखा है, इतना ही। तो आपने बताया सब कुछ नहीं अधिकारी को? हाँ, जितना हो सके उतना ही बताया मैंने, जितना देखा।
इसी तरीके से अलग अलग हिस्सों में एनआईए की टीम छोटी छोटी हिस्सों में बढ़ती हुई अलग अलग जगह पे पहुंच रहे हैं। स्थानीय दुकानदार जो उस वक्त दुकान जिसका खुला था उनको जाहिर सी बात है कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लिया जा रहा है। ओंकार, एक और जरा बताइएगा, क्योंकि जो मोहम्मद फखरुल इस्लाम है, जो एक मुख्य आरोपी माना जा रहा है, जिसको डिटेन किया गया है, उसका क्या पूरी तरह से इसमें रोल रहा था? उस दिन उसका क्या रोल था जिसकी वजह से पुलिस इसको तलाश रही थी और आखिरकार वो उसके हत्थे चढ़ा पुलिस के? देखिए, मुफक्करुल इस्लाम उन्हें कल बागडोगरा से अरेस्ट किया गया सीआईडी के द्वारा, और अरेस्ट करते हुए उनको मालदा अदालत में पेश किया गया। उसके बाद जैसे कि देखा गया, उन्हें 14 दिन के लिए पुलिस कस्टडी पे भेज दिया गया है। एनआईए की सूत्रों से हवाले से जो खबर अभी तक मिल पा रही है कि आज या फिर कल उन्हें अपने हिरासत में एनआईए की टीम लेंगी, और लेने के बाद उनसे पूछताछ भी किया जाएगा कि वो उस वक्त कहां पर थे, कहां पर भड़काऊ ये भाषण दे रहे थे, उनके पीछे कौन है, क्या वो ही ये पूरी भड़काऊ भाषण है या फिर उनके पीछे भी कोई मास्टरमाइंड है। ये जो सवाल फिलहाल है, ये सवाल जानने के लिए एनआईए अपने हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करेंगे, क्योंकि उनका जो कहना है मुफक्करुल इस्लाम का कि वो उस वक्त यानी कि जब बंधक बनाया गया था 7 जजों को, तो उस वक्त वो बीडीओ दफ्तर में नहीं थे। यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर सूजापुर में एनएच के ऊपर वो थे, और एनएच के ऊपर रह के वो लोगों के आंदोलन के साथ खड़े हुए थे। तो यही उनका कहना है। लेकिन उस वक्त क्या वो टेलीफोन के जरिए कोई निर्देश दिए थे कि जजों को इस जगह पे यानी कि बीडीओ दफ्तर पे रोका जाए? ये सभी के बारे में जांच पड़ताल के लिए एनआईए अपने हिरासत में मुफक्करुल इस्लाम को लेंगे, और लेते हुए उनसे जांच पड़ताल भी करेंगे। फिलहाल वो बंगाल पुलिस के हिरासत में है। अमित, तो बिल्कुल फिलहाल पुलिस की हिरासत में है मोहम्मद फखरुल इस्लाम, जिसको लगातार तलाशा जा रहा था। आखिरकार वो सीआईडी के हत्थे चढ़ा है। अब किसी वक्त एनआईए के पास वो पहुंचेगा, जिसके बाद आगे जांच की जाएगी। तो फिलहाल इस पूरे मामले में एनआईए एक्शन में है। 3 टीमें बनी हुई है, अलग अलग जगहों पे इसको लेकर छानबीन की जा रही है। अब एनआईए की जांच शुरू होने से पहले ही बंगाल पुलिस ने 35 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है, जिसमें एआईएमआईएम के लीडर मोहम्मद फखरुल इस्लाम भी शामिल है। और कोर्ट ने मोहम्मद फखरुल इस्लाम को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मालदा बंधक कांड में बंगाल पुलिस ने 19 एफआईआर दर्ज की है, और इस मोहम्मद फखरुल इस्लाम को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उसे कल बागडोगरा एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है, जिसका जिक्र ममता बनर्जी भी कर रही थी। कोर्ट ने उसे 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया है, और वो 2021 में एमआईएम के सिंबल पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है। अब तक उसका 2 वीडियो सामने आया है। एक वीडियो आप देख पा रहे हैं जहां गाड़ी के ऊपर चढ़कर वो भड़काऊ भाषण भी दे रहा है, और साथ ही साथ देखिए कि वो इसको रिकॉर्ड भी करवा रहा है, क्योंकि यहां पर माइक लगा हुआ है। तो दूसरी तरफ वीडियो में वो वैलिड वोटर्स के लिए आंदोलन जारी रखने की बात कर रहा है, यानी कि वो ओबीसी की पार्टी में अब उससे पाला झाड़ रही है। लेकिन दोनों वीडियो अगर देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से लोगों को उकसाया जा रहा है। ओबीसी का पार्टी का कहना है कि ये मोहम्मद फखरुल इस्लाम एमआईएम का कोई इससे लेना देना ही नहीं है, इसलिए ये नहीं कहा जाना चाहिए कि मालदा में एआईएमआईएम के लोगों ने यहां पर भीड़ को भड़काया। मुफक्करुल इस्लाम साहब के बारे में जो बताया जाए कि एमआईएम से जुड़े हुए थे, एमआईएम के नेता थे, एमआईएम कैंडिडेट है। 2021 में मुफक्करुल इस्लाम साहब जिनको अरेस्ट किया मालदा के मामले में, वो हमारी पार्टी के इलेक्शन में नॉमिनेशन कैंडिडेट थे एमएलए के, असेंबली के। अभी हमारी पार्टी में वो एक्टिव नहीं है, उनका वो पब्लिक फिगर है। आप देखिए 3 मिलियन फॉलोअर है उनको लोग बुलाते हैं, वो जाते हैं उनके पास मिलने, उनसे बात में अपने प्रोटेस्ट में एहतजाज में हर जगह शामिल रहते हैं। तो वो एज पार्टी मेरे वर्कर नहीं गए, और ना मेरे पार्टी का कोई झंडा वहां था, ना वो इजाजत ले मुझसे गए। तो ये नैरेटिव नहीं बना जाए कि वो मेरी पार्टी के थे, हमारी पार्टी ने उकसाया। बात करेंगे हम गुजरात की, जहां पर यूसीसी पर छिड़े घमासान के बीच अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने गुजरात में यूसीसी लागू करने का विरोध किया है। बोर्ड ने कहा है कि मुसलमानों को यह कानून स्वीकार्य नहीं है। यूसीसी के जरिए सरकार हिंदू कोड बिल सब पर थोपने की कोशिश कर रही है। यह कानून धार्मिक और स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने गुजरात के यूसीसी विधेयक को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। तो आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल जो था उसे पास कर लिया गया है, जिसके बाद इसे लागू किया जाना है। लेकिन इसके खिलाफ अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आया है। अब इसे चुनौती देते हुए इसे कोर्ट तक ले जाया जाएगा। तो ये बात स्पष्ट है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का इशू वो पूरे देश के लिए है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमिनेंस में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के इसमें आता है कि वो नाफिज करे। ये जो सिलसिला शुरू हो गया है, उत्तराखंड ने पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पास किया,
अपनी असेंबली से, और अब जो है गुजरात ने वही सिमिलर टाइप का यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल मंजूर किया है। ये और एक तरह से हिंदू कोड बिल को सब पर थोपने की कोशिश की गई। हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारे लिए, मुसलमानों के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि अगर ये वापस नहीं लिया गया, और हमारा मुतालबा यही है कि इस तरह के जो अलग अलग स्टेट में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर जो कोशिशें हो रही हैं उनको वापस लिया जाए, और जो तरीका संविधान ने दिखाया है कि पहले आप सबको कॉन्फ्रेंस में लीजिए, सबसे बात कीजिए, उसके बाद ही आप कुछ आगे बढ़ सकते हैं। और गुजरात में यूसीसी लागू करने पर एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी कड़ा विरोध जताया है। ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी सरकार यूसीसी के नाम पर असल में हिंदू कोड बिल थोपना चाहती है। ये कानून सिर्फ मुसलमानों पर असर डालेगा। ओवैसी ने गुजरात सरकार के इस फैसले को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। हिंदू मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उसको पूरा लागू कर दिया आपने गुजरात के हर समुदाय के ऊपर सिवाय शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर, जो गुजरात में करीब कितना 16% के करीब उनका 16% है ना शेड्यूल्ड ट्राइब, 16% के करीब उनका पॉपुलेशन है। तो यूनिफॉर्म कैसा हुआ बताइए? वो यूनिफॉर्म नहीं है। दूसरा ये है कि आपने उसको प्रोटेक्शन दे दिया कि जिसका कस्टम एंड यूसेज होगा, यूसीसी उस पर अप्लाई नहीं होगा। अब बाज कस्टम यूसेज गुजरात में है, नौतरो है और फूल हार है,